2017 के बाद से ये अभी तक मामला चल रहा था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी आए, लेकिन इतना अरसा हो गया कोई इसके ऊपर अभी तक कंप्लाई करने के लिए या फिर इसके सिलसिले में कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल मामला दबा हुआ था। अब आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ है जो ये मामला दोबारा से निकल के सरफेस हुआ है? अलीना, मेरे ख्याल में मामला तो चल रहा था काफ़ी अरसा से, लेकिन मामला मेरे ख्याल में ये सलीम साफ़ी साहब ने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया है उस वाक़े से ये मामला और आगे बढ़ गया। और आपको याद हो कि आज से चंद दिन पहले हमारे अंसार अब्बासी साहब ने भी एक सवालिया अंदाज में एक ख़बर की थी कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो इंक्वायरी शुरू हुई थी उसका क्या बना। तो ज़ाहिर है जो फ़ैसला करते हैं हमारे यहाँ उनको भी इस बात का इल्म था कि फैज़ हमीद साहब की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर सवाल है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो मिलिट्री की लीडरशिप को शायद दी जा रही थी कि फैज़ हमीद साहब एक्टिव हैं। और फैज़ हमीद साहब को आपको पता है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं उससे उन इंतखाबात से पहले भी एक पॉलिटिकल गैदरिंग हुई थी जिसमें फैज़ हमीद साहब देखे गए थे। गो के फैज़ हमीद साहब को दावत दी गई थी एक सियासी जमात में PTI में शामिल होने की, जो उन्होंने कबूल नहीं की थी, लेकिन उस गैदरिंग में वो मौजूद थे। लेकिन अगर थोड़ा सा मेरे ख्याल में जिस केस के ऊपर ये वाक़या सारा हुआ है उसका बैकग्राउंड ज़रा फैक्ट वाइज बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ अरशाद भट्टी साहब ने बात की है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको ऑर्डर में ले आऊँ। पहली बात तो ये है कि ये सारा मामला शुरू होता है 12 मई 2017 को, जब फैज़ हमीद साहब DGC थे। और आपको याद होगा कि ये वो वक्त था जब उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी और पूरा एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उनके ख़िलाफ़ और नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और उनको चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर किया जा रहा था। इस्लामाबाद में उस रोज़ टॉप सिटी के दफ्तर में पंजाब रेंजर्स का छापा पड़ा था, और इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे अहम किरदार है, बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आर्मी पहली दफ़ा एहतसाब कर रही है अपने फार्मर ISI चीफ का, या आर्मी की लीडरशिप कर रही है, तो ठीक है, नो डाउट अबाउट इट कि इट शुड बी अप्रिशिएटेड। लेकिन मेरे ख्याल में जिस बंदे का नाम हमें ज़रूर लेना चाहिए, जो वो बंदा आज कौमी मंजरनामे पर नहीं है, वो खामोश है, वो चौधरी निसार अली ख़ान है। और अगर वो उस वक्त चौधरी निसार अली ख़ान नोटिस ना लेते, आज मैं ईमानदारी से समझता हूँ ये एहतसाब भी ना हो रहा होता। जब टॉप सिटी के ऊपर छापा पड़ा रेंजर्स का, तो वजारत दाखिला ने चौधरी निसार अली ख़ान की हिदायत के ऊपर एक्सप्लेनेशन भेजी DG रेंजर्स पंजाब को कि ये आपने इस्लामाबाद की दूध में क्यों छापा मारा है और क्या हुआ है, और कुछ इतलात उनके पास चौधरी निसार के पास पहुंच गई थी। तो उसके बाद ये कार्रवाई हुई और उसके बाद ये पीछे हट गए। और असल बात क्या थी? असल तनाज़ा ये था, 2 अफराद की लड़ाई थी। एक खातून है, आजकल बरतानिया में होती है, उनका नाम है ज़ायदा बीबी। उनके भाई का कारोबार था, ज़मीनों का कारोबार था, जिन्होंने इनिशियली ये टॉप सिटी की ज़मीनें खरीदी थी। उनके साथ कमर मुईज़ अब इब्तिदा में उनके मुलाजम थे, वो कहती हैं कि वो उनके ड्राइवर भी थे होंगे। उनके साथ ये कमर मुईज़ काम करते थे, और फिर उन्होंने किसी भी वजह से अंडरटेकिंग्स दी थी कमर मुईज़ को, जो कि मौजूदा टॉप सिटी के ऑनर हैं, और कमर मुईज़ ने वो सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन जो ज़ायदा बीबी हैं उनका कहना ये था कि उनसे ये कारोबार हथियाया गया है। ये जो तनाज़ा था ये किसी तरीके से उस वक्त इनके भाई जो नजफ़ हमीद हैं उनको, और उस वक्त जो इनके नीचे एजेंसी के जो ऑफिसर्स थे उनको को पता चला, तो इनकी नज़र पड़ी उस ज़मीन के ऊपर भी। ज़मीन भी बड़ी प्राइम लैंड है। आप अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, जो नया एयरपोर्ट है उससे इस्लामाबाद की तरफ आए तो राइट और लेफ़्ट साइड पे जो प्राइम लैंड है वो इस हाउसिंग स्कीम की लैंड है। तो इन्होंने रेंजर्स के ज़रिए रिपोर्टेडली वो कार्रवाई करवाई, लेकिन चौधरी निसार ने जब इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी शुरू की तो ये पीछे हट गए। फिर मामला ये हुआ कि ये बात ज़ायदा बीबी बता चुकी है, रिकॉर्ड के ऊपर है, और मेरी इतलात के मुताबिक वो बयान भी दे चुकी हैं कि ज़ायदा बीबी से ये बराह रास्त मिले और इन्होंने ज़ायदा बीबी को कहा कि वो ज़मीन जो है वो इनको दे दी जाए, जो उन्होंने ज़ायदा बीबी ने नहीं दी। लेकिन जब कमर मुईज़ के घर पे छापा मारा, जो कि ज़ाहिर है ज़ायदा बीबी उनके मुखालिफ थी, तो कमर मुईज़ के घर से कमोबेश 20 मिलियन रुपए और 400 तोला सोना वो भी उठाया गया था।
और बाद में जब इनकी सुलह सफाई हो रही थी तो रिपोर्टेडली इन्होंने बराह रास्त ये कहा था कि मैं सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ये जो चीज़ें आपके घर से बरामद हुई हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ असला वगैरह मिल जाएगा, लेकिन वो जो कैश और सोना है वो शायद नहीं मिलेगा। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मैं अपने पास से आपको बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनके ऊपर यानी कि आप ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए कि हमारी एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का एक बड़े अहम ओहदे का हामिल अफसर वो एक छापा ऑर्गेनाइज करवाता है और छापा ऑर्गेनाइज करवा के वहाँ से घर से 400 तोला सोना और 20 मिलियन प्लस माइनस रकम गायब होती है। उनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके बूढ़े बुजुर्गों के ध्यान नहीं किया जाता और फिर नतीजे में एक जो बूढ़ा बुजुर्ग है वो उसको इतना धचका लगता है कि वो वफात पा जाता है बाद में, और बाद जहाँ वो दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाते हैं कंवर मुईज़ के ऊपर जो क्लियर हो जाते हैं। और अब खाली इसमें यही नहीं है, ये देखिए इसमें उस वक्त की अदलिया भी हैंड इन ग्लव है जो हम भूल रहे हैं। इन्होंने जायदा बीबी जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करवाई थी ह्यूमन राइट्स सेल के ज़रिए, और वो पिटीशन जो है वो बाद में इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी फार्मर जो चीफ जस्टिस हैं जनाब साकिब निसार साहब। और जब ये मौजूदा केस आया मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने, तो उन्होंने कहा जी वो पुराना रिकॉर्ड लेके आए, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स सेल का रिकॉर्ड था जायदा बीबी वाला जो केस था ये जिसमें कंवर मुईज़ को गिरफ्तार किया गया था, ये सारा मामला आया था। क्योंकि उस वक्त जो हमारे फैज़ हमीद साहब और इनकी क़यादत में आईएसआई और जो अदलिया थी वो हैंड इन ग्लव थी एट दैट टाइम, उस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो जाते जाते जो सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा एक सवालिया निशान है, और इसके ऊपर पता नहीं कौन पूछेगा, हमारी रिवायात ऐसी हैं कि जाने वालों से भी कोई पूछता नहीं क्योंकि कोई बड़े ओहदे पे रहे हैं। जाते जाते साकिब निसार साहब ने वो जो सारा केस था उसका रिकॉर्ड ज़ाया करवा दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये अदालत उज़्मा को बताया गया। अब मुझे ये बताएं किस तरीके से वो रिकॉर्ड ज़ाया कर सकते थे। एक फार्मर चीफ जस्टिस रिटायर होने से पहले किस तरह वो ऑर्डर दे सकते हैं, और जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए भी क्या किस कानून और आइन के दायराकार में थे। ये खाली फैज़ हमीद साहब नहीं है, इनके साथ उस वक्त के कुछ इंटेलिजेंस अफसर्स और 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर वो भी इस सारे मामले में शामिल है। और मुझे यकीन है कि जो मिलिट्री ने ये काम शुरू किया है, इनकी एहतसाब का काम शुरू किया है, इसके ऊपर मामला आगे बढ़ेगा और खाली इनके ऊपर ही कार्रवाई नहीं होगी, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो इनके साथ थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक गिला भी करने दें, ये जितना अच्छा काम कर रहे हैं कि एहतसाब ये कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी आईएसआई चीफ की, फॉर्मर आईएसआई चीफ की, आईएसआई चीफ जो गो के बाद में बने, कभी नहीं देखा कि किसी फॉर्मर आईएसआई चीफ को इस तरह पब्लिकली कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो और इस तरह पब्लिकली उनके खिलाफ। लेकिन मेरे ख्याल में एक बात जरूर है, करप्शन के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जिसने पाकिस्तान आर्मी को बदनाम किया है, नुकसान पहुंचाया है, एज इंस्टीट्यूशन नुकसान पहुंचाया है, जिसने पाकिस्तान की जो सबसे प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बदनाम किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसका इमेज खराब किया है, लोगों के सामने भी खराब करने की कोशिश की और दुनिया के सामने भी खराब करने की कोशिश है, वो है इनकी पॉलिटिकल मेडलिंग, कि ये सियासत में मुलव्वस होते रहे। ये मेरे ख्याल में जब तक ये उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। सर, ये जो दूसरा पैराग्राफ है जिसमें कहा जाता है कि पोस्ट रिटायरमेंट उनकी कुछ एक्टिविटीज रही हैं, जिसका अभी पहले दोनों ने भी हवाला दिया, आपको नहीं लगता कि ये इसमें इंक्लूडेड है? देखिए, बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद वो एक सिविल आदमी थे, वो एक वेटरन थे। रिटायरमेंट के बाद आइन के मुताबिक वो किसी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं है। 2 साल तक उनके ऊपर पाबंदी आयद रहती है कि वो 2 साल तक कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो पॉलिटिकल एफिलिएशन भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। हाँ, अगर वो किसी अदारे के अंदर डिसिप्लिन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल है, लेकिन इशू रिटायरमेंट का नहीं है। इशू ये है कि जब वो ऑफिस में थे, ऑफिस में रह के आप देखिए उनकी वजह से मतलब आपको ये लग रहा है कि जो पॉलिटिकल मेडलिंग थी उनकी, सियासत में उनकी जो सरगर्मियां और असर और रसूख थी, वो उसके ऊपर कुछ नहीं, आपको अभी भी उसके ऊपर शक है कि कार्रवाई होगी? देखिए, जब वो कोर कमांडर बने, आईएसआई चीफ से मुख्तसर कर दीजिएगा प्लीज, मुझे जरा ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर हम तफसीलन बात कर लेंगे। बस एक जुमले में अगर आप मुझे इसका जवाब दे दे तो।
मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल मेडलिंग के ऊपर नहीं है। मेरा ख्याल है उनकी जो बाकी एक्टिविटी है वो कुछ अहम बात है।